ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस वक्त स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपको रफ्तार से दिखाएंगे कुछ खबरें। अभिषेक, ओवर टू यू। चलिए अब आपको वापस लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद है सहयोगी स्वप्निल। वो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्वप्निल, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। तो एक बार फिर विस्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बीजेपी की। प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में आपसी खींचतान के बीच अब अपना राग बदल लिया है। ऑपरेशन लोटस की रणनीति में बदलाव करते हुए पूरा ध्यान मध्यावधि चुनाव की अटकलों की तरफ मोड़ लिया है। यानी बीजेपी नाराज विधायकों को पाले में लाने की जगह मध्यावधि चुनाव करवाने के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। बता दें, वर्तमान में राजनीतिक समीकरणों के तहत विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या भी कम हुई है। आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन हट चुका है। इसी को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से लेकर दूसरे बड़े नेता मध्यावधि चुनाव का राग अलापते दिख रहे हैं। सरकार की बुनियाद कमजोर थी, 99 सीटें आई थी, फिर बीएसपी को अवैधानिक तरीके से मर्ज किया, उसके बाद निर्दलियों का समर्थन हासिल किया और हिलते हुए पाए की सरकार थी जिसकी बुनियाद कमजोर थी। और ऐसी स्थिति में दूसरा कोड में खाज हुआ कि सरकार में अंतर्कलह हुआ। उस अंतर्कलह का असर सीधे सीधे राजस्थान की गवर्नेंस पर हुआ, जनता के हित के निर्णय नहीं हुए। और ऐसी अस्थिरता के बीच में जब सरकार नैतिक रूप से कमजोर। बात करेंगे सन सिटी जोधपुर की। फलौदी में धूल भरी आंधी का विकराल रूप दिखा है। देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे, आप देख रहे हैं कैसे ये धूल भरी आंधी पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले चुकी है। आंधी बहुत तेज थी, जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। आंधी से इस इलाके में काफी नुकसान हुआ होने की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, इस धूल के गुबार के पार देखना नामुमकिन। धूल भरी आंधी जिसने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ये सन सिटी जोधपुर के फलौदी इलाके से तस्वीरें सामने आई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, एक्सप्लेन कीजिए क्या कुछ हुआ वहां पर। देखिए, जोधपुर के फलौदी तहसील का मामला है जहां तेज धूल भरी आंधी का गुबार जो है आसमान में छाया और तेज हवा के साथ चारों तरफ धूल ही धूल नजर आ रही थी। इसके अलावा हवा इतनी तेज है कि कहीं कितना ही नुकसान हुआ ये जो है आंधी छट जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक तरफ से जो आंधी आने के बाद पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो मौसम ने अचानक जो है बदलाव लिया और शाम के समय ये आंधी आई है और इससे जो है बड़े नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना की दूसरी लहर में बहुत सी मौतें हुई। कई घाटों पर तो नंबर भी लगाने पड़े थे, लेकिन अब अस्थि विसर्जन करना भी मुश्किल हो गया है। वजह है यूपी की सीमा का बंद होना। कैसे होगा अस्थि विसर्जन? कैसे होगी मोक्ष की प्राप्ति? मरकर भी आत्मा को शांति नहीं। ये सरहद आत्मा की दुश्मन। जी हां, सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। कोरोना ने वैसे ही लोगों की जिंदगी छीनकर कभी न मिटने वाला दर्द तो दे दिया है, लेकिन एक और दर्द मरने के बाद भी मिल रहा है, जहां लोगों ने अपनों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन अब अस्थि विसर्जन नहीं हो पा रहा है। गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने के लिए यूपी की सरहद आड़े आ रही है। योगी सरकार ने प्रदेश की रोडवेज बसों को अपनी सीमा में आने की अनुमति नहीं दी है। हरिद्वार जाने के लिए यूपी होकर जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने तो पूरा ही आवागमन बंद किया हुआ है और उत्तराखंड सरकार ने भी 50% जो है उसके साथ अलाउ किया है। तो जो जब तक उत्तर प्रदेश सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है बसों का आवागमन चालू करने के बारे में, तो तब तक तो उस संबंध में कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं मरने के बाद जिस तरह से मृत शरीर का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना जरूरी है, उसी तरह
उसकी अस्थियों का विसर्जन होना भी जरूरी है। लेकिन प्रदेश में करीब 15,000 से ज्यादा अस्थि कलश गंगा में विसर्जित होने की आस लगाए पड़े हैं। हालात यह हो गए हैं कि शमशान घाट के लॉकर अस्थियों से अटे पड़े हैं। यहां तक कि लॉकर्स के ऊपर भी अस्थि कलश का ढेर लग गया है। ऐसे मरने वाले लोगों को उनकी मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिल पा रही है। सनातन धर्म में अस्थि विसर्जन का बड़ा महत्व होता है। वेद कहते हैं कि यदि अस्थि विसर्जन गंगा में होती है तब ही आत्मा को मोक्ष मिलता है। पंच तत्व से मिला शरीर पंच तत्व में जब विलीन होता है तब ही वो आत्मा मुक्ति प्राप्त होती है, नहीं तो आत्मा भटकती रहती है। 7 मई से यूपी में रोडवेज बसों की एंट्री बैन है। 7 मई से आज तक कोरोना से प्रदेश में 3,660 मौत हो चुकी हैं। एसएमएस अस्पताल में प्रतिदिन करीब 35 मौत होती है। पिछले 40 दिनों में अकेले एसएमएस में 1400 मौत हुई। वहीं प्रदेश में अब तक करीब 9,000 मौत हुई। ऐसे में करीब 15,000 लोगों की अस्थि विसर्जन का इंतजार कर रही है। कोरोना की पहली लहर के बीच लॉकडाउन के दौरान गहलोत सरकार ने उत्तराखंड के हरिद्वार और यूपी के सौरोंजी के लिए निःशुल्क मोक्ष कलश बसों का संचालन शुरू किया था, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली थी। लेकिन यूपी की सीमा में एंट्री की अनुमति नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात ने अपनी सीमाएं खोल दी हैं। ऐसे में उम्मीद है कि अब यूपी की योगी सरकार भी इस ओर ध्यान देगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर है। कल से पर्यटन स्थल अनलॉक होंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन जो स्मारक हैं उन्हें कल से खोला जा रहा है। राजस्थान में एएसआई के अधीन 164 स्मारक हैं जिनके दरवाजे पर्यटकों के लिए कल खुलेंगे। एक बार फिर पर्यटन व्यवसाय पटरी पर लौटने की उम्मीद है, लेकिन अभी भी पर्यटन इंडस्ट्री की राह में कई रोड़ें। होटल, रेस्टोरेंट, बाजार, ट्रांसपोर्ट के सामान्य रूप से नहीं खुलने से पर्यटक कैसे आएंगे, कैसे रुकेंगे, ये बड़ा सवाल है। स्थानीय पर्यटक तो चलिए आ जा सकते हैं, लेकिन बाहरी पर्यटकों के आने पर अभी भी संशय है। वहीं स्मारकों के खोलने को लेकर एएसआई के जयपुर सर्किल हेड प्रवीण सिंह ने साफ कर दिया कि राजस्थान में पर्यटन पूरी तरह से राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अधीन होगा। अगर कहीं कर्फ्यू या कंटेनमेंट जोन है तो वहां राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक स्मारक खोला या बंद किया जाएगा। अनुभव ये है कि आज जो है पूरे राजस्थान में जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, उदयपुर है, सारे टूरिस्ट प्लेस बंद है। और टूरिज्म से जुड़े हुए ट्रैवल एजेंट हैं, गाइड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बाज़ार हैं, सब सूने पड़े हैं। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई टूरिज्म के लिए कोई पैकेज वगैरह नहीं आया, कोई व्यवस्था नहीं हुई। देश भर में कोविड की दूसरी लहर के बाद में एएसआई ने देश भर के तमाम 3,000 से ज़्यादा ऐसे मॉन्यूमेंट्स को पर्यटन के लिए बंद कर दिया था जिन पर एएसआई के द्वारा संचालन किया जाता है। हम अगर देखें तो रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ और जो जैसलमेर किला है, अजमेर का किला है, इसके साथ ही साथ भानगढ़ का किला है, इन तमाम मॉन्यूमेंट और साइट्स के ऊपर एएसआई का संचालन और उसकी निगरानी होती है। फिलहाल मैं जयपुर में अकबरी मस्जिद पर मौजूद हूँ। इसका भी संचालन और मॉनिटरिंग और रखरखाव सारी चीज़ें एएसआई ही करता है। ऐसे करीब 164 मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पर पर्यटन शुरू किया जाएगा, लेकिन जब तक राजस्थान में पर्यटन गतिविधियां शुरू नहीं होंगी तब तक एएसआई की ओर से संचालित तमाम पर्यटन गतिविधियों में कोई लाभ मिलने के आसार इसलिए नहीं है क्योंकि राजस्थान में अभी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री का सामान्य होना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि राजस्थान सरकार भी पर्यटन में ढील दे। खासतौर पर पर्यटन से जुड़े लोगों ने मांग की है कि जब तक RT-PCR जो रिपोर्ट की बंदिशें हैं वो नहीं हटाई जाएंगी, राजस्थान में पर्यटन सामान्य नहीं होगा और राजस्थान में पर्यटन से जुड़ी तमाम दूसरी इंडस्ट्री को भी सामान्य किया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान का जो पर्यटन 15 अप्रैल से बेपटरी हो गया था, जल्दी ही पटरी पर वापस आएगा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। हमारी जिंदगी में तालीम की क्या अहमियत है ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सीकर के गांव में तालीम को लेकर जो जज्बा लोगों में दिखा वो सभी के लिए मिसाल है।
ये दरो दीवार, ये फजाएं बदली बदली हैं, महक चार सू है इल्म के इस गुलशन में। आज हम पहुंचे हैं सीकर जिले की पिपराली पंचायत समिति की स्कूल नाडी दुर्गापुरा में। ये वो विद्यालय है जिसे 2017 में सरकार ने यह मानकर बंद कर दिया था कि यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं और केवल 42 विद्यार्थी होने की वजह से इस स्कूल को बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर इस स्कूल को वापस शुरू करवाने के लिए प्रयास किए और आज न केवल यहाँ करीब 300 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं बल्कि ये स्कूल जिले में आदर्श स्कूलों में शामिल हो चुका है। जी हाँ, 4 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इस शिक्षा के मंदिर पर ताला लग गया था। सरकार ने इससे मुंह मोड़ लिया था, मगर अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। वही स्कूल आज आदर्श स्कूल बन चुका है, दूसरे स्कूलों के लिए मिसाल बन गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। सब कुछ आगे बताएंगे, लेकिन स्कूल की एक एक कर तस्वीर देखते जाइए। क्लासरूम में कंप्यूटर्स, रंगी हुई स्कूल की दीवारें, चारों तरफ सफाई का आलम, पार्क में छाई हरियाली और उस पर महिलाओं और पुरुषों का ये जज्बा। वाकई ये किसी सब्ज बाग के सच होने जैसा है। सबने मिलके यथासंभव अपनी तरफ से बच्चों को लाने की भी कोशिशें की और साधन भी जुटाए, प्राइवेट साधन जुटा के हर घर से चाहे कम दिया हो या ज़्यादा दिया हो पैसा देके और ये साधनों से बच्चों को लाना शुरू किया और जिसका परिणाम यह है कि आज ये स्कूल सीनियर में भी क्रमोन्नत हो गई। पिछले वर्ष सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हो गई, पहले सेकेंडरी स्कूल ही थी। सीकर में 4 साल पहले शिक्षा का ये मंदिर किसी खंडहर की मानिंद था। बच्चे भी इसमें ना के बराबर थे। सिर्फ स्कूल में 42 बच्चे पढ़ते थे। 2017 में सरकार ने बंद का आदेश दिया था। दूसरे स्कूल में मर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। स्कूल के सामान भी उठने लगे थे कि मई 2017 में ये विद्यालय छात्र संख्या कम होने के कारण बंद हो गया और इस विद्यालय का सामान लेने के लिए भी जो दूसरा यहाँ एक माध्यमिक विद्यालय राजपूतों की ढाणी है, उसके अध्यापक वगैरह उस सामान लेने के लिए भी आ गए थे। लेकिन हमारे साथ में मौजूद हैं नाथुराम जी ख्यालिया, उन्होंने जैसे तैसे करके उसको रोका। फिर गांव में एकजुटता आई। तो सुना आपने, ये सब कुछ गांव के लोगों से देखा नहीं गया। दिल में शिक्षा के इस मंदिर को उजड़ता देख एक डर सा हो रहा था, लिहाजा उन्होंने इसे रोकने की कोशिश शुरू कर दी। सांसद विधायक से लेकर शिक्षा मंत्री तक चक्कर लगाए और स्कूल बंद करने का आदेश निरस्त करवाया। यही नहीं, इसके बाद स्कूल की कायाकल्प का बीड़ा भी खुद उठाया। अब 300 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चों के आवागमन के लिए 3 गाड़ियां लगाई। जगह कम पड़ने पर स्कूल में कमरे बनवाए। विधायक के कोटे से भी कमरा तैयार किया गया। बच्चों के लिए और भी कमरे बढ़ाए जाएंगे। हालांकि स्कूल के स्टाफ का कहना है कि अब उनका फोकस अच्छे रिजल्ट की है, लिहाजा लॉकडाउन के दौरान भी वो घर घर जाकर बच्चों के नोट चेक करते हैं। ढाणियों का ही है समूह है। ढाणियों से दूर दराज से 7-7, 8-8 किलोमीटर से यहाँ बच्चे आते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही शानदार सुविधा वाहनों की कर रखी है। अन्यथा तो गरीब बच्चे हैं, आ ही नहीं पाते। हालांकि राज्य सरकार से जो सुविधा मिलती है वो नाकाफी है। तो इस तरह से ग्रामीण जनों का हर चीज में जहां भी हम मांगते हैं आर्थिक सहयोग मिलता रहता है। और स्कूल और गांव के लोग मिलकर उसी स्कूल को आगे बढ़ाने में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। हाल ही में गांव वालों ने स्कूल में एक और बड़ा काम किया है। स्कूल की बंजर पड़ी जमीन पर खेल का मैदान बनाने का काम शुरू किया है। एक ही दिन में 11 ट्रैक्टर लगाकर इस जमीन को समतल करवाया गया और उसके बाद अब इस पर ट्रैक बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट।